नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंज्यूमर रिस्किंग में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। जब भी आप केमिस्ट से दवा खरीदते हैं तो केमिस्ट आपको किसी भी दवा की पूरी स्ट्रिप थमा देता है। भले ही आपको कुछ ही टैबलेट की ज़रूरत हो, लेकिन केमिस्ट आपसे पूरे पत्ते की कीमत वसूलते हैं। अब उसके पीछे उसकी दलील ये होती है कि कटी दवा कोई और नहीं लेगा। कटी दवा में एक्सपायरी की तारीख नहीं होगी तो कोई भी नहीं खरीदेगा। अब इसीलिए पूरी दवा लेनी होगी। आपको मजबूरी में पूरी स्ट्रिप लेनी पड़ती है, लेकिन अब आपकी ये मजबूरी खत्म होने वाली है, क्योंकि इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने नया प्लान तैयार कर लिया है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के मुताबिक ग्राहकों की इस समस्या का हल करने के लिए दवा इंडस्ट्री के साथ भी बातचीत की जा रही है। केमिस्ट अब ग्राहकों को दवा का पूरा पत्ता खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे, और अगर कोई केमिस्ट ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्या कदम उठा रही है जिससे लोगों को अब दवा का पूरा पत्ता नहीं खरीदना पड़ेगा। जो बड़े सवाल इस शो के जरिए हम पूछ रहे हैं आज, वो ये है, दवा की पूरी स्ट्रिप लेने की मजबूरी कैसे होगी खत्म? केमिस्ट अब क्यों नहीं कर पाएंगे ग्राहकों को परेशान? सरकार बना रही है किस तरह का प्लान? ग्राहकों को आखिर इससे क्या फायदा होगा? ये है हमारा आज का पूरा मुद्दा। हमारे साथ खास मेहमान जॉन मिश्रा, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। डॉक्टर सोनिया रावत, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस, और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अमनदीप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोगा, डॉक्टर जयेश लेले, वाइस प्रेसिडेंट IMAHQ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पूरी पेशकश में। बेजॉन जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि सबसे पहले हमें ये पूरा मामला समझना है, और ग्राहकों के लिहाज से ऐसा कोई कदम उठाना कितना जरूरी हो गया था सरकार के लिए। मनमानी तो ये करते ही हैं केमिस्ट और फार्मासिस्ट, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इस तरह की मनमानी जहां पर आपको फोर्सिबली एक दवा खरीदनी पड़ती है, जबकि अगर दवा जितनी जरूरत के मुताबिक दी जाए तो किसी और के भी काम आ सकती है। बताएं, समझाएं बेजॉन जी। ये तो हम लोग का डिमांड कई सालों से था। जो जबरदस्ती पूरा का पूरा एक बॉटल या एक पूरा स्ट्रिप हम लोग को बेचा जाता था, जो हम लोग को जरूरत नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि डॉक्टर एक डोज लिखते हैं कि हमको कितना चाहिए, क्या डोज है और कितने दिन तक उसको हमको यूज करना है। और जब हम वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते थे केमिस्ट के पास, तो केमिस्ट ने वो प्रिस्क्रिप्शन देखकर वो अपने हिसाब से हम लोग को जबरदस्ती बेच देते थे, मतलब थोक में दवाई। और जब वो यूज नहीं होता था घर पे, जब उतना यूज किए जहां हमको आउटकम मिल गया, हमारा सही मतलब निष्कासन हो गया, जो भी बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास गए थे, तो जो दवाई बच जाता था वो दवाई वो लोग वापस नहीं लेते थे, जबकि उनको वापस लेना अनिवार्य है, उनको लेना चाहिए। कानूनी रूप से भी एक स्कीम है गवर्नमेंट का कि कोई भी दवाई जो घर पे यूज नहीं हो रहा है वो हम वापस कर सकते हैं, जो हमारे देश में कभी भी लागू नहीं हुआ। अब हमको अच्छा इस चीज का लगा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारे CDSCO जो रेगुलेटर है दवाई को लेकर, वो अभी तक जो काम नहीं कर सका, वो CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया और उस मुद्दे को लेकर चर्चा किया फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ और रेगुलेटर के साथ भी। CDSCO के भी सुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसमें, और उन्होंने ये बाध्य किया है, या एक एडवाइजरी अभी जल्दी वो लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि इस ढंग से पैकेजिंग करें कि वो यदि उसको मतलब स्ट्रिप को काट के भी इंडिविजुअली दे तो उसका एक्सपायरी डेट डिस्टॉर्ट नहीं हो या डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, ताकि कंज्यूमर को पता लगे कि इसका एक्सपायरी कब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कविता जी, जो आपको समझना होगा, आज हमारे देश में प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट ना हो रहा है, ना प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक दवाई दी जा रहा है, लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, जिसके लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात है बेजॉन जी। लेकिन जहां तक प्रेस्क्रिप्शन की बात है, बिना प्रेस्क्रिप्शन के तो अभी ओवर द काउंटर आपको दवाइयां मिल नहीं सकती, इस पर तो सख्त मनाही हो गई थी। कहाँ लागू? कहीं आप जाइए ना, आज कोई भी दुकान में जाइए, आप कोई भी एंटीबायोटिक्स खरीद सकते हैं। आप कोई भी एक फर्जी डॉक्टर के नाम देकर आप दवाई ले सकते हैं केमिस्ट की दुकान से।
उसका कहाँ मॉनिटरिंग हो रहा है? वो कोई रजिस्टर नहीं मेंटेन करते हैं। इसी आज कई कानून तो आ गया है कविता जी, लेकिन आम मतलब पेशेंट का सेफ्टी लेकर, स्वास्थ्य का मतलब प्रोटेक्शन को लेकर वो नहीं हो रहा है मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए, जिसके चलते कई जो आउटकम्स हैं वो नहीं मिल रहा है। और हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये बहुत सीरियस इशू इस चीज से है और जिसको जी लेकर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हस्तक्षेप किया है। जी जो बड़ी बात, वो अच्छी बात है कि उन्होंने इसको एक रूप देने का कोशिश नहीं, कर रहा बिल्कुल है। संज्ञान में लिया है और कुछ सुझाव भी देने की कोशिश किए हैं। डॉक्टर जयेश लेले के पास में जाना चाहूंगी। डॉक्टर जयेश, आप बेजॉन जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और साथ ही हमको ये बताएं कि कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने जो सुझाव रखे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो क्या सुझाव रखे गए हैं? इसमें काफी हद तक डॉक्टर मिस्टर बिजॉन ने जो बोला उसमें दो तीन चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हम आज जब भी आप बोल रहे हैं कि दवाई, तो दवाई मतलब क्या है हमें समझना चाहिए। क्योंकि जैसे सिंपल चीज है, जैसे पैरासीटामोल, एक पैरासीटामोल दवाई का जरूर है, जब तक बुखार है तब तक वो पैरासीटामोल की जरूरी है, उसके बाद में 2 दिन के बाद में वो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो एंटीबायोटिक का कोर्स है या ब्लड प्रेशर की दवाई है, डायबिटीज की दवाई है, ये जो डॉक्टर जब भी लिख के देता है तभी अगर कट करके दवाई देंगे तो उसमें काफी हद तक प्रॉब्लम हो सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जब भी अभी उन्होंने जिक्र किया, तो अगर हम लोग उसको 1 या 2 गोली लेंगे, उसको लगेगा कि पेशेंट को एंटीबायोटिक 2 ही दिन लेना है, तो अच्छा नहीं चलेगा। क्योंकि एंटीबायोटिक जो डॉक्टर जब भी लिख के जाता है 5 दिन या 7 दिन या लिख के देता है, तो वो हिसाब से। अच्छा, दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट एक देखना भी यही चाहिए कि हर गोली के ऊपर, हर स्ट्रिप के ऊपर वो हिसाब से मार्किंग होना चाहिए, वो हिसाब से एक्सपायरी डेट, नाम, ऑफ प्रोडक्शन, वो सब होना चाहिए। वो सब करना, और हर एक स्ट्रिप का इतना जो छोटा छोटा दिखता है वो बराबर दिखता नहीं है, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके लिए जो फायदा भी है, लेकिन उसके साथ में इसका रिजर्वेशन भी है कि जो सब दवाई आज ये स्कीम में नहीं लानी चाहिए। और जैसे आपने बताया कि जो लॉ डेफिनेटली है कि हर दवाई प्रिस्क्रिप्शन की ओर बेची चाहिए, लेकिन सिटी में अगर ये हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी जगह के ऊपर काफी हद तक दवाई जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, सेल्फ मेडिकेशन होता है। तो ये करने के बाद में थोड़ा सा चाप ये जरूर होएगा कि दवाई वेस्टेज कम हो, लेकिन उसके साथ में यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि दवाई का जो मिसयूज नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक का स्ट्रिप 2 दिन के बाद में ठीक हो जाएगा, वो दवाई वो पेशेंट दूसरे किसको दे देंगे, वो होता है, वो नहीं होएगा। तो इसके बारे में दोनों जो दवाई है उसका क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन सी दवाई ये स्कीम में मिलेगी, कौन सी दवाई ये स्कीम में नहीं मिलेगी। हर टैबलेट के ऊपर QR कोड छापना का भी विचार है, लेकिन ये सब आने को टाइम लगेगा। इट इज थोड़ा सा इसमें परेशानी भी है। सब छोटे छोटे जो फार्मासिस्ट है, कंपनीज है, वो ये सब इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। बड़ी कंपनी कर सकेंगी, छोटी कंपनी करना मुश्किल है। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये जो विचार है वो गवर्नमेंट स्टेज वाइज लाएंगे, लोगों को आदत भी पड़नी चाहिए और एट द सेम टाइम पेशेंट को फायदा भी होना चाहिए। ऐसा दोनों तरीके से हमें इसका यूज होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ पर दर्शकों को बताते हैं कि कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने आखिर किस तरह के सुझाव रखे हैं, एक बार वो गिनती से बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरत के हिसाब से दवा के लिए स्ट्रिप लेने पर व्यवस्था की जानी चाहिए, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। और जितनी ज़रूरत हो ताकि दवा की वेस्टेज ना हो, आर्थिक बोझ ना पड़े, ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े, जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक ही जो ग्राहक है वो दवाई ले, ये करना होगा सुनिश्चित। उसके बाद इंडस्ट्री को परफोरेटेड पैकिंग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। परफोरेटेड पैकिंग ज़रूरत बराबर दवा की बिक्री आसान हो जाएगी इस तरह की पैकिंग से, और लोगों के लिए बेचने में भी, जो केमिस्ट हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, उनको बेचने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी इस तरह की पैकिंग के ज़रिए। हर हिस्से पर QR कोड के सभी ज़रूरी जानकारी देने की भी सलाह दी गई है। QR कोड से सभी टैबलेट्स की पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग से लेके क्या क्या उसमें कंटेंट है और एक्सपायरी कब है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। इंडस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, DCGI और दूसरे स्टेक होल्डर्स से इस पर जो है मंथन होने वाला है। बेजॉन जी, परफोरेटेड पैकिंग पर मुझे सवाल पूछना है, जिस पर ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया गया है। ये किस तरह की पैकिंग है? और जैसा कि डॉक्टर जयेश ने भी कहा कि बड़ी कंपनियों के लिए शायद इसको अमल में लाना आसान होगा, छोटी कंपनियों के लिए इतना आसान नहीं होगा।
नो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कविता जी हम लोगों को समझना चाहिए कि हर प्रेस्क्रिप्शन में एक डोज दिया जाता है और उस डोज के मुताबिक केमिस्ट बेचते हैं उस दवाई को एज पर प्रेस्क्रिप्शन टू द पेशेंट। लेकिन कानून ये भी कह रहा है कि सपोजिंग कोई जबरदस्ती आपको थोक में बेच रहा है और उतना मेडिसिन आपको नहीं चाहिए जितना वो प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो जबरदस्ती नहीं बेच सकते हैं और वो उतना बेचें जिसमें ओडी स्ट्रिप में ज्यादा है तो वो परफोरेटेड हो, ताकि उतना गिनती करके वो उतना निकालकर काट कर दे सके परफोरेशन के मुताबिक। और जो एक्सपायरी डेट है, जो इंफॉर्मेशंस है, द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, QR कोड वगैरह, वो सब विजिबली दिखना चाहिए। ये नहीं कि आप परफोरेशन के माध्यम से, उसके बहाने से आप इंफॉर्मेशन से वंचित कर दें कंज्यूमर को, ये नहीं होना चाहिए। इस पे भी ध्यान देना चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता जी, जो आज आपके प्रोग्राम के तहत हम आपके दर्शक तक पहुंचना चाहेंगे, वो है कि एक्सपायरी मेडिसिन भी एक सीरियस इश्यू है कि हमारे घर में पड़े पड़े जो यूज नहीं हुआ है वो किस ढंग से डिस्पोज हो, और उसका डिस्पोजल को लेकर कहानी है बेजोन जी, ये तो हर घर की कहानी है। जहाँ पे भी कोई पेशेंट होता है, वो घर में हम देखते हैं दवाओं के बकायदा डिब्बे होते हैं और वो डिब्बों को कभी देखा भी नहीं जाता उनके अंदर क्या क्या दवाइयाँ हैं, कितने सालों से इस्तेमाल हो रही हैं, इस्तेमाल में है भी या नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा वेस्टेज का मुद्दा है जिसको कंट्रोल में लाने की कोशिश शायद इस एक कदम से की जा सकती है। लेकिन जी, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। नहीं, मेरा केवल कविता जी एक सिंपल सिचुएशन है कि कंज्यूमर को जबरदस्ती थोक में दवाई नहीं बेचे जाए, इस पे हम लोग को एक पॉलिसी लाना अनिवार्य है, जो हम लोग 20 साल से चाह रहे थे। हेल्थ मंत्रालय नहीं ला रहे थे, रेगुलेटर भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी चलकर कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय काम है। हम उनको बधाई देना चाहता हूँ। एक तो ये, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमको ये पता लगना चाहिए कि जब कोई भी परफोरेशन लाए, आप हमको उस जितना डोज चाहिए उतना डोज हमको दिलाइए, उससे ज्यादा मत दीजिए। लेकिन हर इंफॉर्मेशन हमको जेन्युइन चाहिए कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तो वो ये ना करें कि इसके बहाने से वो इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंचे। इसका एक उपाय ढूंढना होगा कि कैसे पहुंचे। तो QR कोड इज अ वेरी गुड एग्जांपल और सजेशन, क्योंकि QR कोड में क्या है कि आज सबके पास स्मार्टफोन है, आप तुरंत सब इंफॉर्मेशन आपके फोन पे आ जाएगा उस दवाई को लेकर, जिसको आप स्टोर कर सकते हैं। ये अच्छा सुझाव है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बार बार कहना चाह रहे हैं, यदि किसी ने बेच भी दिया आपको जबरदस्ती, उसको वापस लेना अनिवार्य एक रूप लाना होगा, जहां पर एक हेल्पलाइन होनी चाहिए कि तुरंत हम यदि हेल्पलाइन यूज करें, जैसे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में लोग शिकायत करते हैं, उसी ढंग से यदि कोई भी दुकानदार यदि जबरदस्ती हमको बेच रहे हैं पूरा का पूरा डब्बा या पूरा का पूरा एक बॉटल, जबकि हमको उतना नहीं चाहिए टैबलेट्स या हमको उतना कैप्सूल्स नहीं चाहिए हमारे ट्रीटमेंट के लिए, और हमारा डोसेज को देखते हुए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है, तो हमारे पास एक ऐसा रूपरेखा आनी चाहिए जहां पर हम शिकायत करके तुरंत वापस रिफंड ले सकते हैं जो पैसे वो जबरदस्ती केमिस्ट लेने का कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, इस प्रक्रिया को लाना, इस मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करवाना और एफिशिएंटली लोगों तक पहुंचाना जो जरूरी है। क्योंकि आज हम लोग यदि कोई भी दुकानदार के साथ बहस करते हैं इसको लेकर, वो हम लोग थोड़ा सा ग्राहकों को भी थोड़ा सा ग्राहकों को भी समझना होगा, क्योंकि जयेश जी होता ये है कि कुछ दवाइयां जो कि क्रिटिकल इलनेस की होती हैं, मेरे ख्याल से वो तो आप फिर भी एक सीमित मात्रा में लेते हैं, लेकिन पैरासिटामोल हो गया, सर्दी जुकाम बुखार सिरदर्द बदन दर्द जैसी दवाइयां जो हैं, ये तो लोग थोक के भाव में ले लेते हैं। ये तो अब उनके घर में स्टॉक पड़ी होती है और कई बार तो पता भी नहीं होता, एक्सपायरी भी हो जाती है दवाई की, लेकिन फिर भी लोग उसे कंज्यूम कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इस पर भी तो जागरूकता आनी चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री विद यू जी डॉक्टर जयेश। डेफिनेटली ये जो दवाई घर में पड़ी रहती है, स्पेशली अनयूज्ड है, एक्सपायर्ड है, जैसा आपने बताया कि डब्बे में पड़ी रहती है, और वो मेनी टाइम्स ये देखा गया है कि जरूरत से जास्ती लोग खरीदते भी है, और वो जब अगर कट करके देते हैं तो डेफिनेटली
वो स्पेशली जैसे सर्दी खांसी बुखार ये जो सेल्फ लिमिटिंग है वो उसमें से काफी हद तक वो ओटीसी प्रोडक्ट भी आ चुकी है। तो ओटीसी प्रोडक्ट के ऊपर ये लागू होगा कि नहीं ये गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, क्योंकि ओटीसी प्रोडक्ट जो है वो उसके ऊपर कोई शेड्यूल नहीं आता है। उसके ऊपर जो सिंपल दवाई है, जो सर्दी खांसी है बुखार है या समझो एसिडिटी की दवाई है, गैस की दवाई है, अपचन की दवाई है, ये दवाई लोग लेते रहते हैं। तो उसमें डेफिनेटली लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि जितने टाइम के बाद में वो देखते रहे और जो जरूर है वही खरीदे, प्रिस्क्रिप्शन के साथ में खरीदे और डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह के बाद में ये दवाई खरीदना चाहिए। मैं हमेशा कहते रहा हूँ ये इसके ऊपर। और बेजवान जी, यहाँ पर हम बात केवल एलोपैथिक दवाइयों की कर रहे हैं ना मुख्य तौर पर? नहीं, एक्चुअली कानून तो हर दवाई के लिए होता है। यदि शेड्यूल एम में आ रहा है और अंडर आयुष भी आ रहा है तो हम लोग को हर दवाइयों पे ये निगरानी रखना अनिवार्य है, क्योंकि ये सेहत को लेकर है, सेफ्टी को लेकर है, आम पेशेंट का सुरक्षा को लेकर इस बात को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। और क्या आयुर्वेदा होम्योपैथिक की दवाइयां भी एक्सपायर होती हैं क्या बेजवान जी? ये सवाल शायद जयेश जी भी जान कर सकते हैं। जी बताइए। बिल्कुल होता है। हर दवाई का एक एक्सपायरी लाइफ, एक शेल्फ लाइफ होता है और उस शेल्फ लाइफ के मुताबिक यूज होनी चाहिए, जिसका जागरूकता आम उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए। और अक्सर हम लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं, हम लोग इसको गौर से नहीं देखते हैं। बट कई उपभोक्ता हैं जो बहुत केयरफुल होते हैं, बट दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड हम इसको लेकर कहाँ लेके जाएं, कैसे उसको डिस्पोज करें, क्योंकि उसका भी एक रूपरेखा कानूनी रूप से है कि हर दवाई को वापस लेकर एक डिसमिनेटर के पास उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। हर मैन्युफैक्चरर को उस दवाई वापस ले जाने का भी एक प्रक्रिया है, जो आज हमारे देश में लागू नहीं हो रहा है, जबकि कानूनी रूप से है कि हम यदि कोई भी दवाई वापस देना चाहते हैं, हमको वापस लेने का एक प्रक्रिया होनी चाहिए हमारे से, और हमको उस दवाई का पैसे भी वापस मिलना चाहिए, ताकि वो मैन्युफैक्चरर उसको ले जाकर वापस रजिस्ट्रार, बिकॉज गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी भी देते हैं। इस काम को करने के लिए देयर इज अ गवर्नमेंट सब्सिडी विच इज एप्लीकेबल, जो लोगों को वापस लेकर फिर उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, उसका भी एक प्रक्रिया है, रूपरेखा है गवर्नमेंट के पॉलिसी में, जो आज हमारे देश में कोई भी स्टेट्स इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं सही ढंग से। वो एक एडहॉक रूप से हो रहा है। कुछ लोग जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कुछ केमिस्ट, जो लोग कम्युनिटी फार्मेसी है वो लोग उसको लागू कर रहे हैं। लेकिन आमतौर से देखा गया है आम उपभोक्ताओं के पास वो प्रक्रिया नहीं, जानकारी वो नहीं है वो प्रक्रिया का, कि हम जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है या जो एक्सपायरी होने जा रहा है उसको हम कैसे डिस्ट्रॉय करें और कैसे हम उसको वापस भेजें, ताकि वो सही ढंग से डिस्ट्रॉय हो और गवर्नमेंट के खाते में उसका रूपरेखा रहे, डेटाबेस क्रिएट हो कि इस ढंग के मेडिसिन डिस्ट्रॉय हुआ है। एक इंसिनेटर के हर स्टेट में इंसिनेटर्स होते हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, जहां पर जाकर उस मेडिसिन को वो लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सारे रूपरेखा आज हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जिसके चलते कई जो डिजीज है वो आ रहा है, जो जैसे हमने जिक्र किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो कमी हो रही है हमारे देश में। लोग एंटीबायोटिक्स इरेशनली यूज कर रहे हैं और डिस्पोज कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बट हम सोच रहे हैं कि ये अच्छा बिगिनिंग है जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने शुरू किया है। बिल्कुल। जयेश जी, आप कुछ कह रहे थे पिछले सवाल पे जो मैंने पूछा था। देखिए, आपने जैसे बताया आयुर्वेदिक यूनानी हर दवाई का शेल्फ लाइफ बताया गया, वैसे ही जैसे आफ्टर सम टाइम, मतलब हर दवाई के ऊपर होना चाहिए लिखा कि ये 2 साल के बाद में इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब आजकल आप देखो फूड पैकेट्स के ऊपर भी लिखा जाता है कि कंज्यूम बिफोर सो मच डेट। तो उसी हिसाब से दवाई की मात्रा जो है, दवाई का इफेक्ट जो है वो आफ्टर सम टाइम जो कम होता है, तो ये ध्यान में रख के कोई भी दवाई हो, फिर वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, हर दवाई का एक लाइफ टाइम है, हर दवाई का एक लाइफ साइज जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसका इफेक्टिविटी आफ्टर सम टाइम जो कम होता है। तो ऐसी जो अगर दवाई में उसके अंदर होने के बाद में कोई केमिकल रिएक्शन होता होगा तो वो टेस्ट करना पड़ता है, और जैसे डेफिनेटली वो एक्सपायर्ड दवाई रिटर्न करनी चाहिए। हर दवाई की
जो रिटर्न करने की भी प्रक्रिया गवर्नमेंट ने इसी के साथ में, अगर ये क्यूआर कोड हम लोग बना रहे हैं तो उसी के साथ में जैसे दवाई की जानकारी देंगे, दवाई की एक्सपायर डेट देंगे, और दवाई की खराब जो हुई दवाई है वो रिटर्न कैसे करने की या कहाँ डिस्पोज ऑफ करने की, उसकी भी वो क्यूआर कोड के साथ में हम लोग वो वेबसाइट के ऊपर दे सकते हैं, जो उससे लोगों को फायदा हो जाएगा। हम्म, बिल्कुल। बेजोन जी, यहाँ पर इनफैक्ट डॉक्टर जयेश आपसे ही पूछना चाहूंगी मैं, क्योंकि अब जो है लोग बल्क में दवाइयाँ ले लेते हैं, ठीक है, कई बार जो प्रेस्क्राइब होता है डॉक्टर से उससे ज़्यादा वो डोज भी ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास वो दवाई पड़ी ही होती है। लोगों को कई बार ऐसे भी लगता है कि अरे इतने पैसे खर्च करके हमने दवाई ली है तो क्यों ना इसका पूरा पत्ता खा लिया जाए, और उसके बाद जो है ट्रीटमेंट तो पूरा हो ही गया है, लेकिन कुछ अगर बच गई हैं टैबलेट्स तो उसको भी खा लेते हैं। ये क्या साइड इफेक्ट्स का भी मामला होता है, और क्या इससे भी आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट होता है? क्योंकि लोग ये अनजाने में कर देते हैं, जस्ट बिकॉज पैसे दिए हैं ना, अब दवाई खरीदी है तो खा ली जाए। जो एक दवाई जो जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर जैसे एंटीबायोटिक हो, जरूरत से ज्यादा खाओ तो भी तकलीफ हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है या कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। अगर कोई विटामिन हो तो उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए 1-2 दिन जास्ती दवाई खाने से, लेकिन हर दवाई की इसी के लिए आज हम लोग जो प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो डॉक्टर सोच के लिखता है कि इसको 5 दिन दवाई लेनी चाहिए या 10 दिन लेनी चाहिए। तो ये करना बहुत जरूरी है और वो पेशेंट को वो फॉलो करना चाहिए और उतनी ही दवा करनी चाहिए। तो ये आज जो हम लोग नया जो गवर्नमेंट का जो इफेक्ट है वो इस दवाई में काम में आ सकता है, लेकिन सब दवाई में काम में आने वाला नहीं है। तो कुछ दवाई में इसमें ये जो एंटीबायोटिक है स्पेशली कट करके दवाई देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी पेन किलर्स है, सर्दी खांसी की दवाई है, गैस की दवाई है, ये हम लोग हमेशा दे सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी ले लो। 2 दिन के बाद में आप ठीक हो गए वो दवाई छोड़ दो, तो वो दवाई जो पहले बच जाती थी वो वापस करने की जरूरत नहीं है। वो एक्सपायर हो गया नहीं हो गया इसका कोई मतलब नहीं है, आप खाली 2 ही दिन का दवाई लेना, जरूर पड़ेगा तो 2 दिन के बाद में वापस जाके खरीद सकते हैं। तो ये जो एडवांटेज आज जो कंज्यूमर को मिलने वाला है उसी के साथ में हम ये भी बोलना चाहेंगे कि एक्सपायर डेट के साथ में जो एंटीबायोटिक्स है, जो डायबिटीज की दवाई है, जो ब्लड प्रेशर की दवाई है, वो हमेशा जास्ती दिन लेनी पड़ती है, कभी बंद नहीं करना पड़ता है। तो उसके बारे में ऐसी कट करके दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को ऐसे दवाई लेने लगे तो थोड़े टाइम के बाद में ऐसे मालूम पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, मैंने दवाई छोड़ दी, 4 ही दिन दवाई लिया था। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये हर टाइम प्रिस्क्रिप्शन अगर उसको मालूम होना चाहिए कि क्या डॉक्टर ने लिख के दिया है, और दवाई का डिजीज के बारे में उसको जानकारी भी होनी चाहिए कि आज ये डिजीज है, ये सीरियस डिजीज है, इसका दवाई मैं बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे नहीं छोड़ दूंगा। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी चाहिए कंटिन्यूअसली। बेजोन जी, अब यहाँ पर हमने ग्राहकों की बात तो समझ ली है, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, जहाँ पर दवा कंपनियां भी शामिल है। अब इस बदलाव से उन्हें किस तरह की दिक्कतें और बदलाव का सामना करना पड़ेगा? तो उनको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यू सी, हम जो कहना चाहेंगे कि हर नीतियों में एक मतलब एक पॉलिसी होता है, क्यों किया जा रहा है, और हम सोचते हैं कि इस ढंग से कंसल्टेशन करके यदि आप कोई नीति में आते हो, कोई नीति बनाते हो, वो हम लगता है कि सक्रिय रूप लेता है आगे चलकर, और उपभोक्ताओं के मतलब संरक्षण को लेकर आगे बढ़ता है। तो पहले चीज जो हम कहना चाहेंगे, आपके जितने दर्शक हैं उनको कहेंगे कि पहले ये नेवर सेल्फ प्रेस्क्राइब, कभी भी सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन मत कीजिए। आपके पास बचा हुआ भी है तो आप उसको यूज मत कीजिए बगैर डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना चाहिए। नंबर 1, ये आपके सुरक्षा की बात है, आपके सेहत की बात है। और नंबर 2, यदि आप वापस करना चाह रहे हैं तो आप जिस केमिस्ट से खरीदे हैं वहां जाकर आप उसको वापस कर सकते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कानूनी रूप से वो बाध्य हैं वो केमिस्ट से उस दवाई को वापस लेने का और उसको डिस्ट्रॉय कराने का जिम्मेदारी ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर है, जो उनको करना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो नहीं हो रहा है, और जिसके चलते लोग सेल्फ प्रेस्क्राइब करके उसको यूज कर लेते हैं। जब भी कभी कुछ उन लोगों को तकलीफ महसूस होता है, वो ये सोचता है कि पहले टाइम डॉक्टर ने ये दवाई दिया था, अभी हमारे पास पड़ी हुई है तो हम उसको यूज कर लेते हैं, उसको क्यों बर्बाद होने दो, क्यों डॉक्टर के पास फिर से जाओ, वो फिर कंसल्टेशन फी ले लेंगे, क्या मालूम और क्या लिख देंगे
क्या डायग्नोस्टिक्स लिख देंगे, क्या और खर्चा दिखा देंगे। तो मोस्टली कंज्यूमर क्या करते हैं, वो सब खर्चे से बचने के लिए वो सेल्फ प्रेस्क्राइब कर लेते हैं अपने आप, और वो अपने आप वो घर में, बिकॉज आपने जैसे कहा आपके घर में एक मेडिसिन बॉक्स है, वहां खोज के निकाल लेते हैं, ओ ये तो लिए थे हम, जैसे ये पैरासिटामोल है, ये कितना पुराना है, कितने दिन तक आप रखे हैं, उसका एक्चुअली एफिकेसी है कि नहीं, उसका इफेक्टिवनेस आएगा कि नहीं, ये आम उपभोक्ता नहीं समझ सकते हैं, और इसलिए उनको डॉक्टर का कंसल्टेशन अनिवार्य रूप से लेना चाहिए, और उनको घर में मेडिसिन जो बच गया है वो नहीं रखना चाहिए, उसको केमिस्ट के पास वापस कर देना चाहिए, ताकि वो वापस चले जाए टू द मैन्युफैक्चरर, और वो जिस रूप से उसको डिस्ट्रॉय करने का है उसको उस ढंग से डिस्ट्रॉय करें, और उसका एक रजिस्टर मेंटेन करें। ये बहुत जरूरी है, और जिसके चलते ये नीति बन रहा है कि ना आप बेचिए ज्यादा, ना आप घर पे रखिए जो जरूरत है उससे ज्यादा, घर पे मत रखिए, आप लेकर केमिस्ट को वापस कर दीजिए जो आपका जरूरत नहीं है। और ये बहुत जरूरी है समझने का आपके दर्शकों को, क्योंकि जी चलिए, मेरे ख्याल से कुल मिला के यहाँ पर सार हमने समझ लिया है, और बस हम उम्मीद ये करते हैं कि जो प्रस्ताव दिया गया है इस पर जल्द से जल्द अमल हो, और ग्राहकों पर न सिर्फ आर्थिक बोझ कम हो बल्कि उनकी सेहत के साथ भी इस तरह खिलवाड़ ना किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, पूरा मुद्दा समझाने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।